नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है वरुण कपूर और आज मैं हूं आपका होस्ट। आज हम हैं इस शो पे जिसका नाम है टेक टॉक्स। टेक टॉक्स है क्या? टेक्नोलॉजी। भारत डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, पूरी दुनिया में डिजिटल झूम रहा है। तो किस तरीके से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर क्रांति ला रहे हैं, ये शो है उसके बारे में। आज हमारे साथ हैं हमारे दो बहुत ही माननीय अतिथि, जिनमें से पहली हैं मिस प्रीति, मिस्टर कुणाल अग्रवाल। प्रीति चौधरी क्रांति ला रही हैं एक ऐसी फील्ड में जो हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है खाना, एग्रीकल्चर, किसान। और वहीं पे मिस्टर कुणाल अग्रवाल हैं जो हमारे लिए क्रांति ला रहे हैं एक ऐसे सिस्टम में जो प्राइमरी सेवाओं के अंदर आता है, और जो है हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम। तो आइए जानते हैं प्रीति चौधरी जी से कि कैसे वो क्रांति ला रही हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। हाय वरुण, सो मेरा सोल्यूशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर है। इनफैक्ट ये जो मुझे मोटिवेशन मिला वो मेरी जॉब से या मेरे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से मिला। मेरे को लगा कि थोड़ा सा एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बहुत नीड है। बिकॉज अगर हम देखें ऑलमोस्ट 70% हमारी पॉपुलेशन या ऑलमोस्ट 40% हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन एक तरह से फार्मिंग या एग्रीकल्चर या अलाइड सेगमेंट से आता है। सो उस केस में ये एक बहुत ही डिकोटॉमी है कि फार्मिंग से फार्मिंग पॉपुलेशन 60% कंट्रीब्यूट कर रही है और वहां पे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत मिनिमल है। तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और एक बहुत इंपॉर्टेंस और नीड जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा लगी। वहां से मोटिवेशन के बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया कैसे हम टेक्नोलॉजी को वाइडर स्केल एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वहां से इजाद हुआ या इनोवेट या एस्टेब्लिश हुआ मेरा एआई प्लेटफॉर्म जो एग्रीकल्चर को मॉनिटरिंग और मैपिंग करने का काम करता है। इन अ वे हम डिजिटाइज करते हैं खेतों को, जैसे पूरा मोबाइल बैंकिंग ने डिजिटाइज कर दिया है एक इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट। तो मतलब आप कह रही हैं कि जैसे एक स्मार्टफोन पे रह के आजकल हम एसी और पंखे कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही एक मोबाइल फोन के थ्रू एक किसान अपना पूरा का पूरा खेत देख सकता है। एग्जैक्टली ट्रू, एग्जैक्टली। बहुत ही बेहतरीन सोच है, और आई वुड से कि इस तरीके के डिस्ट्रप्शंस की जरूरत है हमारे देश को। तभी जब लास्ट मैन तक वो चीज पहुंचेगी, वो किसान जब एम्पावर होगा तभी एक्चुअल में देश एम्पावर होगा, क्योंकि असली इंडिया तो हमारे गांव में ही है। थैंक यू सो मच प्रीति जी। एंड वहीं पे हम आते हैं हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ, जो है मिस्टर कुणाल अग्रवाल। तो जैसे प्रीति अभी हरित क्रांति के बाद ये डिजिटल क्रांति ला रही हैं, वैसे ही प्राइमरी हेल्थ केयर की बात हम करते हैं या सेकेंडरी हेल्थ केयर की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी बहुत एक सिस्टम की जरूरत होती है। एक हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज या वहां पे काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, उसके पीछे एक बैक एंड सिस्टम काम करता है। सो बात करते हैं मिस्टर कुणाल, आप इजी सॉल्यूशंस देते हैं, आपकी कंपनी का नाम भी इजी सॉल्यूशंस है। तो किस तरीके से आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटल इंडिया का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके एडवांस कर रहे हैं? जैसे कि हमारी कंपनी का नाम ही इजी सॉल्यूशन है, तो इस कंपनी की बेस पे ही हमारी ये थॉट प्रोसेस था कि एक हम ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जो बहुत आसान हो और बहुत आसान तरीके से लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स के साथ बहुत सारे पेशेंट्स अटैच होते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हॉस्पिटल को अप्रोच कैसे करें, हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट कैसे किया जाए। तो हमारे सॉल्यूशन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि एआई टेक्नोलॉजीज को यूज करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके उनको एम्पावर किया जाए और वो इमीडिएटली पेशेंट्स को और हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करें। तो मतलब जैसे कोविड के दौरान तो इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ हो गया, मैं मतलब समझ रहा हूं कि ऐसे उस टाइम तो जा ही नहीं सकते थे एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास। कोविड में टेक्नोलॉजी ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। जैसे कि आप जानते होंगे डॉक्टर के पास आप जा नहीं सकते, तो टेली कंसल्टेशन एक बहुत मेजर टूल उभर के आया और काफी टूल्स उसके साथ और एसोसिएट हुए, जैसे कि इक्विपमेंट्स को इंटीग्रेट किया गया। अगर कोई वो नियरेस्ट सेंटर से पहुंच सकते हैं, कोई बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो टेली टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर ले। तो इक्विपमेंट्स को, टेक्नोलॉजी को, एआई को, सबको मिला के एक हमने मिक्स बनाया है जिसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हम कहते हैं। और इससे हॉस्पिटल्स को भी एम्पावर किया जा रहा है, पेशेंट्स को भी एम्पावर किया जा रहा है। पेशेंट इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, पेशेंट इजीली अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। और जैसे कि अब नेशनल हेल्थ पोर्टल्स
गवर्नमेंट की पहल आ रही है, तो वो सब भी हमारे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती है और सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड सेंट्रलाइज हो जाते हैं। वेरी नाइस। मतलब ये सुन के भी ना, तो क्या ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, या फिर इसमें भी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता कि किस डिपार्टमेंट में जाना है, कैसे जाना है, किससे बात करूं, वो मेरे को कहां लेके जाएंगे, तो उसके लिए भी लाइक इज दिस सिस्टम टेक केयर ऑफ दैट? जैसे कि मैंने बोला कि हमारा फोकस आसान सॉल्यूशन पे, तो हम सारे डिपार्टमेंट्स को एक हॉस्पिटल के इंटीग्रेट करते हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके पेशेंट तक पहुंचाई जा सके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनके बीच का जो गैप है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच का गैप है, उसको जितना कम करना चाहें हम कर सकते हैं। एक पेशेंट का अगर हम बात करें, जब हॉस्पिटल और पेशेंट की बात करते हैं, और ऐसा कौन सा दर्द है हॉस्पिटल्स का भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो वहां पे आप किस चीज को सॉल्व करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू? क्या मैनेजमेंट बेटर की जा रही है? बेसिकली मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन देखी हुई, कितनी आप पढ़ पाते हैं? बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दी है उसको पढ़ नहीं पाते। उधर डॉक्टर्स के साथ भी ये समस्या है कि हम इतने सारे पेशेंट्स देखते हुए इतनी प्रिस्क्रिप्शंस कैसे सिस्टम्स के साथ जनरेट करें। तो वहां पे एक आसान समाधान की, इजी सॉल्यूशन की जरूरत है, जहां पे हम एक उनको ऐसा टूल दें जहां पे वो प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम से भी जनरेट कर पाएं, बहुत जल्दी जनरेट कर पाएं, और जो उसका आउटपुट आए, जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट होके आए, वो सबके समझ में आए। हाँ, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी भाषा में। इसके बाद और एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर आपने 6 महीने पहले किसी डॉक्टर को दिखाया है, अब मैं कहूँ आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, तो शायद आप नहीं लेके, शायद गुम गई हो, और वही प्रिस्क्रिप्शन आपके व्हाट्सएप पे आ जाए ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू, या आपको हॉस्पिटल ने एक AI चैटबॉट या कुछ दे रखा हो जहां पे आप अपना लॉगिन करें या आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो ऑटोमेटिकली आपको 24/7 अवेलेबल हो, और रात के 3 बजे भी आप अपने प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड, बहुत आसान है, बहुत आसान काम हो जाता है। जो देरी का एक बेसिकली सबसे बड़ा दिक्कत होती है, खासकर इस जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, इस सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे तो एक सेकंड इतना कीमती होता है। सेकंड बहुत कीमती है। साथ में आपने जैसे टाइम की बात कर दी, तो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो किसी की वाइटल्स हर वक्त नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक डॉक्टर के पास तो हजारों पेशेंट्स होते हैं, वो हर एक का तो मॉनिटर कर भी नहीं सकता। अगर उनको एक सिस्टम दे भी दूं जहां पे स्टैटिस्टिक्स फ्लैश कर रहे हैं हर पेशेंट के, वो हर एक को मॉनिटर नहीं देख पाएगा। तो वहां पे सिस्टम्स में रूल सेटअप किए जाते हैं कि ताकि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एबनॉर्मलिटी आती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे या केयर टेकर को इन्फॉर्म कर दे, ताकि उस पेशेंट का ख्याल रखा जा सके। इससे हम मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं। वो जो गोल्डन आवर की बात करी जाती है, उस गोल्डन आवर में एकदम से केयर टेकर को भी पता चल गया, डॉक्टर को भी पता चल गया। कोई कोविड के बाद हेल्थ पे फोकस कर रहा है, स्मार्ट वॉचेज आ रही है, स्मार्ट वॉचेज में ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटी आ रही है, ECG आ रहा है, एक्सीडेंट डिटेक्शन आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि केयर टेकर्स को कनेक्ट किया जाए, जो गैप है उसके बीच में जितना कम कर सके उतना कम कर सके, और केयर टेकर को भी इस तरीके के डैशबोर्ड्स मिले कि उनको एबनॉर्मलिटीज ही दिखे और वो आसानी से उसको अप्रोच कर पाए। जब तक नॉर्मल चल रहा है तब तक वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, तो वो अप्रोच ये सिस्टम्स ही दे पाते हैं। साथ के साथ कभी आप फार्मेसी शॉप पे जाते हैं हॉस्पिटल की, या आप को कोई मेडिसिन परचेज करनी है, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, वो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देती है, मेडिसिन के रिमाइंडर्स दे देती है, और आपको अगर परचेज करनी है तो वहीं की वहीं आपको बोल देगी आपको रिफिल करना है, अमाउंट बता दिया, आपने पे किया, आपके घर पे मेडिसिन आ गई। तो हॉस्पिटल्स को टूल देते हैं, उनकी इन्वेंट्री जो सप्लाई चेन है इतनी रोबस्ट हो जाती है कि उनको एक्सेस इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ती। पहले हॉस्पिटल्स नियर अबाउट 40% इन्वेंट्री एक्सेस रखते थे, इस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर रहा हूं। अगेन कुणाल, मैं सही बता रहा हूं, एक बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि अगर मैं एज अ लेमैन देखूं अपने आप को कि कभी मेरे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, अपने परिवार वालों में से किसी को लेके जाने की पड़ती है, उस समय पे ये इतनी क्रिटिकल चीज हो सकती है जिसपे कि जिंदगी और मौत डिपेंड हो सकती है। लेकिन यहां पे मेरा एक और सवाल है, जब हम इतना सारा डेटा की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, आज मैं बोल सकता हूं कि पैसे वाली करेंसी की शायद उतनी वैल्यू ना हो जितनी एक डेटा की वैल्यू है। तो इतना सारा डेटा सिस्टम में आ रहा है, इतने सारे लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस यूज कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नवीन धाम, वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हैं, जिनकी जो कंपनी है दैट इज GISPL। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नवीन धाम से कि डॉक्टर नवीन, आप ये बताएं कि जो इतना सारा डेटा आ रहा है, डिजिटल मैनेजमेंट की जब बात की जाती है, तो क्या इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी की,
और क्या चैलेंजेस हैं कि मतलब किस पेन पॉइंट को साइबर सिक्योरिटी मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखती है? देखो, इस केस में क्या होता है कि जैसे कि इनका जो भी सिस्टम है, देखने में तो यूजर को तो एक सिंपल एप्लीकेशन मिल रही है जो जिससे कि उसका लाइफ इजी हो रही है, पर जब हैकर इसको देखता है तो उसको इसके पीछे काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर वो हैक करता है इसको, राइट। उसमें क्या करता है, वो उसमें वो दरवाजे ढूंढता है। जैसे कि चोर जब चोरी करने जाता है तो देखता है कि कौन सा दरवाजा खुला है और कौन सी खिड़की खुली है जहां से अंदर घुसा जाए, राइट। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। इसके लिए जो दरवाजे होते हैं वो टेक्नोलॉजी के दरवाजे होते हैं। जैसे कि पहला हो गया नेटवर्क, जो इसके पीछे पूरा नेटवर्क जो इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है या जो भी सिस्टम बनाया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उस केस में पीछे पूरा नेटवर्क है जिसमें कि सर्वर्स भी हैं, आपका स्विचेस भी है, राउटर्स भी है, फायरवॉल्स भी हैं। तो ये इन सारे दरवाजों को खोलने की कोशिश जो है हैकर हमेशा करता है। तो वो कोशिश करता है किसी ना किसी दरवाजे से वो अंदर घुसे, और जहां उसको दरवाजा खुला हुआ मिल गया वहां वो अंदर घुसेगा। तो एक तो हो गया नेटवर्क, दूसरा हो गया वेब एप्लीकेशन, उसके अंदर भी वो ट्राई करेगा वहां से भी घुसा जाए। फिर मोबाइल एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी वो सेम ही कोशिश करेगा ढूंढने की दरवाजे की कहां से घुसा जाए। फिर आता है एपीआई, फिर आता है क्लाउड, जहां पे आपने इस पूरे एप्लीकेशन को होस्ट किया हुआ है। तो उस क्लाउड से भी वो क्लाउड भी जब आप सिलेक्ट करते हैं तो एक ऐसा अच्छा क्लाउड होना चाहिए, सिक्योर क्लाउड होना चाहिए जिसपे कि पहले से ऑलरेडी टेस्टेड हो वो, कि उसमें हैकर ना घुस पाए, जिसमें कि देयर आर लॉट मेनी टेस्ट विच हैज टू बी डन। तो जब नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें आपको नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होती है कि नेटवर्क को पहले से ही हैकर्स एथिकल हैकर से अटैक करके चेक कर लिया जाए। क्योंकि जैसे हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठ के उस नेटवर्क को हैक करते हैं और बताते हैं कि हैकर कहां से अंदर घुस सकता है। तो आप पहले से ही चोरों को न्योता दे देते हैं कि भाई देख लो कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं वहां पे आके, ताकि हम उन दरवाजों को पहले से ही बंद कर सके, राइट? हाँ, तो चोरों को हम न्योता नहीं देते, हम चोरों अपने चोर होते हैं, अपने ही चोर ले आते हैं। कंपनी को बता देते हैं, हम यूजर जो जिसने ये एप्लीकेशन बनाई उसको बता देते हैं कि चोर अंदर कहां से अंदर घुस सकता है। तो सारे नेटवर्क, सारे दरवाजे हम उनको दिखाते हैं कि यहां से घुस सकता है, और उसको बंद करने का क्या तरीका है वो उनको बताया जाता है कि कैसे बंद किया जा सकता है। और वो उसको बंद करते हैं, हम फिर दोबारा अटैक करते हैं, फिर वो बंद करते हैं, फिर अटैक करते हैं। जब तक कि दरवाजे खुलने बंद नहीं हो जाते तब तक हम उनको सर्टिफाई नहीं करते कि हाँ अब नाउ यू आर गुड टू गो और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, ये सिर्फ एक ही बार नहीं, कंपनीज कंटिन्यूस कराती रहती हैं, साल में 4 बार या हर महीने। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये तो आपने गेट्स तो बंद कर दिए, अब आपकी एप्लीकेशन में नए नए चेंजेस भी होते रहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको मॉनिटर करना। तो मॉनिटर करने के लिए जो कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है जो कि 24 आवर आपके नेटवर्क को चेक करते रहते हैं कि कोई आपके नेटवर्क में घुस तो नहीं रहा। तो वो बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि कंटिन्यूसली जो उनकी एप्लीकेशन चल रही है उसमें कोई नया अटैक तो नहीं आ रहा, कोई नई वल्नरेबिलिटी, कोई नई वीकनेस तो नहीं आ रही जिससे कि हैकर अंदर घुस सके। तो डॉक्टर नवीन यहाँ पे मैं एक बिल्कुल प्रिसाइज सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे हम बात करें कुणाल के उसकी, वहां पे जब हॉस्पिटल्स को मद्देनजर रखते हैं हम, तो पेशेंट्स का बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मतलब वहां पे एक छोटी सी लीकेज भी दिक्कत दे सकती है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंप्लायंसेस होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है सरकार की तरफ से, प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि दोनों के केसेस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और ये क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों के केस में कुछ कॉमन कंप्लायंसेस हैं जो कि दोनों पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि आईटी एक्ट हो गया हमारा, ओके, और ISO 27001 एक कंप्लायंस है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है। तो यहाँ
साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात हो रही है, जो कि इंफॉर्मेशन कहीं भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन आपके सर्वर में भी हो सकती है, आपके पेन और आपके पेपर में भी होते हैं, पेन और पेपर से जो आप लिखते हैं तो वो भी एक इंफॉर्मेशन है। और जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकती है, लीगल डॉक्यूमेंट में भी हो सकती है, और आपके इवन एम्प्लॉय के हेड में भी हो सकती है। वहां भी सिक्योर कर लेते हैं आप। तो बिल्कुल हैकर जो है, जो आपके एम्प्लॉय के हेड में इंफॉर्मेशन है उसका भी फायदा उठा लेता है। वो कुछ भी उसको नए नए तरीके लालच देके आपकी इंफॉर्मेशन उससे निकलवा लेता है, जो बेचारे एम्प्लॉय को कुछ पता ही नहीं, अलग अलग ट्रैप्स बिछा के, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो दे क्या रहा है। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, राइट। आपके पास कई बार अमेज़न के वाउचर्स आते हैं कि आप ये आपको फ्री वाउचर है, वो कई बार हैकर भेजते हैं आपके एम्प्लॉय को, इस पे क्लिक करो ताकि आपकी इंफॉर्मेशन वो डाइवर्ट कर सके। तो वो एक तरीका है हेड ऑफ द एम्प्लॉयज से इंफॉर्मेशन निकालने का। तो ISO 27001 जो है वो सारे एरियाज को टच करता है कि कहाँ इंफॉर्मेशन है और कहाँ कैसे उसको सिक्योर करना है। तो एक ये कंप्लायंस है जो कि दोनों पे लागू होता है। और दूसरा है ISO 22301 जो कि बिजनेस कंटिन्यूटी स्टैंडर्ड है। बिजनेस कंटिन्यूटी मीन्स आपका अगर बिजनेस, जैसे कोविड के टाइम पे बिजनेस काफी डिस्टर्ब हो गए थे, लोग घरों से काम करने लगे तो काफी बिजनेस बंद हो गए थे। पर अगर बिजनेस कंटिन्यूटी स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस कहीं भी हो वो चलता रहेगा। आप चाहे वो आपका ऑफिस बंद हो जाए पर काम आपका कभी नहीं रुकेगा। तो बिजनेस कंटिन्यूटी स्टैंडर्ड है ये। तो दूसरा है PCI DSS, जिसमें कि अगर आपके सिस्टम में पेमेंट कार्ड जो कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड, वो यूज हो रहे हैं, तो PCI मीन्स पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। जहां भी आपका कंज्यूमर कार्ड को यूज कर रहा है पेमेंट करने के लिए, तो उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, वो एक PCI DSS पूरा स्टैंडर्ड है, बहुत वास्ट स्टैंडर्ड है जो कि इसके बारे में बताता है। तो वो भी इसमें एप्लीकेबल होता है दोनों के केस में। और जो अपना कुणाल का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसे कंप्लायंसेस है जो कि उनके केस में ही मैंडेटरी है, जैसे कि डेटा प्राइवेसी एक्ट हो गया और HIPAA हो गया, GDPR स्टैंडर्ड है वो अप्लाई होता है, तो SOC 2 उनके केस में अप्लाई होता है। तो ये कंप्लायंसेस स्पेसिफिकली जो है, एंड आई एम श्योर लाइक कुणाल आप उन सारे उनको फॉलो करते रहेंगे। हमें करना ही पड़ता है, बिल्कुल। इन तरीके के कंसल्टेंट से भी हमें कंसल्ट करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है ताकि वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर पाए और देख पाए सिस्टम वाकई में सिक्योर है और कहीं पे भी डेटा रिस्क में नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीन धाम। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सच में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जिस डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं उस डिजिटल इंडिया को मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर अपनी इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर धाम। सो प्रीति, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि जब हम स्टेप्स की बात करें कि मैं किसान हूं, मैं एक FPO में हूं, ठीक है, और मैं आया आपके पास, मेरे को किस तरीके से अप्रोच कर सकता हूं मैं, और मेरे को एग्जैक्ट क्या 2-3 फायदे अगर आप बता पाए, जैसे कि आप इंश्योरेंस की बात कर रही थी, एग्जैक्ट क्या फायदा मिलेगा एक लेमैन फार्मर को? देखिए, जैसे किसान सोसाइटी और FPO कंसेप्ट से बहुत वाकिफ है, क्योंकि उसको जितनी भी फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिल रही है वो सब सोसाइटी के थ्रू या FPO के थ्रू ही मिल रही है। बिल्कुल। सिमिलरली डिजिटाइजेशन, सब्सिडाइजेशन फॉर डिजिटाइजेशन, ये हमारा इनपुट था मिनिस्ट्री से जब हमारी मुलाकात हुई थी कि क्या स्टार्टअप्स क्या अल्टीमेटली गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं टू टेक देयर सोल्यूशंस टू द ग्रास रूट लेवल, टू द फार्मर लेवल। तो डिजिटाइजेशन इंडिविजुअल को नहीं दिया जा सकता, वो एक कलेक्शन ऑफ एक क्लस्टर को दिया जा सकता है। क्लस्टर यहाँ पे सोसाइटी हो सकती है, फार्मर हो सकता है, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली, कोऑपरेटिव्स हो सकती है। उनको करना क्या है, उनको कुछ नहीं करना, हमारे को बस एक हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का बटन है, उनको रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक करके 2-4 ऑनलाइन एंट्री, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, 2-4 आपको एक तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। हमारा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा फीट ऑन ग्राउंड है, जिसको जो ग्राउंड पे जाके काम करते हैं, वो अल्टीमेटली फार्मर के लिए उसका पूरा जियो फेंसिंग का काम शुरू कर देती है। जैसे ही हमारे पास किसान या FPO की रिक्वायरमेंट आती है, उसकी क्वेरी आती है,
हमारा फीट ऑन ग्राउंड वहां पे एक्ट करता है, उस लोकेशन पे जाके एंड्रॉइड ऐप हम यूज करते हैं, iOS ऐप भी हम यूज करते हैं, जिससे कि उस पूरी ज्योग्राफी को जियो फेंस कर दिया जाता है जो कि असेसमेंट में इंटरेस्टेड। तो किसान जैसे कि बहुत ज्यादा डिजिटली इनेबल्ड नहीं होते कई बार, तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके साथ जाता है और सारे फॉर्म्स को, उन सब चीजों को मदद करता है। एग्जैक्टली ट्रू। खेत का जैसे ही लैटलॉन्ग हमारे सिस्टम में आता है, उसका टेंटेटिव एरिया आता है, हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से उसको पूरा मैप कर देते हैं। खेत का मैप डिजिटल बन गया एक बार, दैट मीन्स खेत आपका डिजिटाइज हो गया। खेत डिजिटाइज होके बिल्कुल आपको एक मैप जैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल जैसा दिखेगा। आप उसमें उसकी एक यूजर आईडी बिल्कुल ऐसे बन के आ जाएगी जैसे आपके बैंक अकाउंट की होती है, वो किसान को दे दी जाती है। जिस यूजर आईडी में वो लॉग इन करके कभी भी ये देख सकता है उस मैप में हम कलर कोडिंग से उसको, जिससे कि विजुअली उसको ये आइडिया लग जाए कि अल्टीमेटली क्या डिसाइफर कैसे करना है कि खेत खराब जा रहा है या क्यों, बिकॉज उसको फसल नहीं दिखेगी, उसको कलर बैंड दिखेंगे। एग्जैक्टली, उसको कलर बैंड्स दिखेंगे। रेड बोले तो फसल खराब जा रही है, ग्रीन है तो फसल अच्छी है, येलो है तो कुछ गड़बड़ है, उसको एरियाज पिन पॉइंट करते हैं। तो उसको मेजर्स भी दिए जाते हैं कि बेहतर करने के लिए है। हम पूसा के साथ एसोसिएटेड हैं, ग्लोबली हम स्टैनफोर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम यूएस के फार्मर के साथ काम कर रहे हैं, हम इंडिया में पूसा के थ्रू इंडियन फार्मर के साथ काम कर रहे हैं। सो उसमें उसको करना क्या है, अल्टीमेटली वो मैप देखकर उसको हाईलाइटेड हिंदी में, अगेन वर्नैकुलर प्लेटफॉर्म है, मराठी किसान है तो मराठी में उसको एडवाइजरी करी जाती है कि आपके खेत में पानी का अभाव है या क्या डिजीज है, क्या आपको मेजर्स लेनी चाहिए, कटाई कब टेंटेटिव आपकी हो सकती है। लेट्स से उस टाइम पे अगर वेदर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो हमारा पूरा लोकलाइज वेदर स्टेशन हम लोग यूज करते हैं, लोकलाइज सेंसर्स यूज करते हैं। तो उसका पूरा जो डेटा होता है वो किसान को उसी फॉर्म में दिया जाता है जो उसको अंडरस्टैंड हो। वोकल हम लोग अब प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं जहां पे बिल्कुल एक वोकल असिस्टेंट किसान को दिया जाएगा जो कि उसको बोल के ये बताएगा, अलर्टिंग मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, उसी की भाषा में। एग्जैक्टली, उसी की भाषा में कि आपके खेत में ये अभाव हो सकता है। तो इसी एफपीओ के लिए ये सोल्यूशन ज्यादा फायदेमंद इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स एफपीओ के थ्रू रोल आउट हो रही हैं। सरकार ने जो किसान को ये एक पावर दी है कि एफपीओ बनाओ और अपना प्रोड्यूस खुद बेचो, मंडी पे डिपेंड मत हो। एक अच्छे बायर को, एक अच्छे लेट्स से आजकल जो कंपनीज आ रही हैं, गो फॉर फ्रेश है या बिग बास्केट है, ये अगर खरीदना चाहते हैं तो इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अगर आपके पास सिस्टमैटिक आईडी है, अपने खेत डिजिटाइज है, तो डायरेक्ट आप उन किसान के प्रोक्योरमेंट रिप्रेजेंटेटिव को दिखा के अपनी क्वालिटी भी आप उन्हें दिखा सकते हो कि जी मेरी क्वालिटी ये है तो मेरा ये प्राइस होगा और मैं ये ले जाने से पहले आप फसल बिक गए, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्रॉप इंश्योरेंस है, अभी पटवारी पे डिपेंडेंट है, सरकार ने वो भी पूरा डिजिटाइज कर दिया है। सारे असेसमेंट अब सैटेलाइट और ड्रोन से होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं। किसान को अभी भी एक तरह से इंश्योरेंस मतलब उन पे एजेंट्स पे रिलायंस है, तो एजेंट्स पे या पटवारी पे रिलायंस उसकी पूरी खत्म हो जाएगी द मोमेंट उसका खेत डिजिटाइज हो जाएगा। वो सीधा जाएगा बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को, अपने खेत की डिजिटल आईडी दिखाएगा, डिजिटल मैप दिखाएगा, अगर डैमेज है तो वो सीधा सीधा वहां पे सिस्टम पे शो होगा, फिर उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता उसकी क्रॉप इंश्योरेंस का क्लेम। तो मतलब टेक्नोलॉजी से हमने जात पात से भी निजात पा लिया, हमने जो ह्यूमन एरर थे उनसे भी निजात पा लिया, एक आजादी भी मिल गई। एग्जैक्टली। तो मेरे को यहाँ पे एक नारा सा याद आ रहा है, हमारे एक पुराने प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। बिल्कुल। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप एक्चुअल में उस किसान की जय कर रही हैं। जय विज्ञान ऑल्सो हमें बिल्कुल जय विज्ञान भी कहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम कुछ सालों बाद अभी जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और उसके लिए लोग लाइनों में लगते हैं, यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, फार्मिंग के भी रिज्यूम बनेंगे, वो एक्चुअल में भारत के लिए एक सुनहरा दिन हो। कुणाल जी, अब आप पे आते हैं कि जब हम अगेन इन सिस्टम्स की बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या स्टेप्स होते हैं एक हॉस्पिटल के लिए, एक पेशेंट के लिए, जिससे आप उसे इनेबल कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के द्वारा? देखिए, स्टेप्स तो हॉस्पिटल्स को पहले लेने पड़ते हैं कि अपने यहाँ सारे ऑपरेशंस को डिजिटलाइज, ऑपरेशन मतलब जो उनके डिपार्टमेंट काम करते हैं तो उनको सबको डिजिटलाइज किया जाए सिस्टम्स के थ्रू। और उसमें हमारे पास एक्सपर्ट टीम होती है जो उनको हेल्प करती है, कंसल्ट करती है कि कैसे उस चीज को करना है और क्या क्या उनके पेन एरियाज होते हैं उसको एड्रेस किया जाता है। तो पहले तो हमारा सबसे पहले काम है कि हॉस्पिटल्स के पेन एरियाज को दूर किया जाए, हॉस्पिटल को डिजिटलाइज किया जाए और हॉस्पिटल को इनेबल किया जाए, ताकि जब वो सक्षम होंगे तभी वो अपने पेशेंट की मदद कर पाएंगे। और आजकल उसमें जब हम उनको सक्षम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती है और कुछ तरीके की मेंटालिटी भी आती है।
किस तरीके की दिक्कतें या चैलेंजेस इस तरीके की आती है क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है कि मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन देनी है, मैनुअल रिसिप्ट देनी है, और हमें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारा काम मुश्किल करेगी, आसान नहीं। ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसको कौन समझे, इतना आसान है ना, पेन से लिख दिया। वहाँ पे हमें साइकेट्रिस्ट का भी रोल अदा करना पड़ता है, हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे और आप इसको और जल्दी कर पाएंगे, मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन से जल्दी कर पाएंगे और बेनिफिट भी मिलेंगे। लेकिन इसमें एक मेरा और सवाल है कि हमने किसी हॉस्पिटल को कर दिया, हॉस्पिटल की चेन को कर दिया, लेकिन ऐसी तो बहुत सारी चेन्स हैं हॉस्पिटल्स की, सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब एक पेशेंट जा रहा है और वो अपने रिकॉर्ड्स हर जगह के, क्या ऐसा कुछ सिस्टम भी है? इस समय के हिसाब से बहुत वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने भी एक नेशनल हेल्थ पोर्टल स्कीम लागू की है। जो उनका विजन ये है कि सारे हेल्थ रिकॉर्ड सेंट्रलाइज किए जाएं गवर्नमेंट एजेंसी के पास, क्योंकि हेल्थ रिकॉर्ड सेंसिटिव है तो इसमें प्राइवेट एजेंसी नहीं बिल्कुल, तो गवर्नमेंट एजेंसी का सेंट्रलाइज किया जाए। और वो हॉस्पिटल्स को, हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल को पुश कर रहे हैं कि सारे पेशेंट के रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज किए जाएं, जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो सब सेंट्रलाइज उनके हेल्थ आईडी के साथ लिंक किया जाए। जैसे कि आधार कार्ड के साथ वो बाकी सारी चीजें लिंक कर दी हैं, उसी तरीके का कुछ है। तो उन्होंने एक हेल्थ केयर आईडी, एबीडीएम आईडी करा है, जो आधार कार्ड से ही जनरेट होता है और मैं कोई भी जनरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उस हेल्थ आईडी के बेसिस पे आपके सारे रिकॉर्ड इंटरलिंक होते हैं और वो आप किसी भी दूसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो एबीडीएम इनेबल्ड हो उस हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपने हॉस्पिटल 1 में दिखाया, आप हॉस्पिटल 2 के साथ अपने रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। एक कंसेंट आपको देना है, कंसेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपकी मर्जी के बिना वो नहीं ले सकते आप। बिल्कुल। तो आपके कंसेंट के बाद वो रिकॉर्ड उनके पास चला जाएगा। उससे फैसिलिटी ये मिलती है कि काफी सारी जैसे रिपोर्ट्स हैं वो दोबारा पेशेंट को जांच नहीं करानी पड़ती, उसकी कॉस्टिंग बचती है, उसकी परेशानियां बचती हैं और उसको अलमारी में फाइलें नहीं ढूंढनी पड़ती। एक और इम्पोर्टेंस है कि गवर्नमेंट को एक मैक्रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कहाँ पे किस तरीके के पेशेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ तरीके की किस तरीके की प्रॉब्लम्स ज्यादा आइडेंटिफाई हो रही है, ताकि गवर्नमेंट अपनी स्कीम से उस एरिया में आइडेंटिफाई कर सके, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाए और एक्शंस कर सके ताकि वो बीमारियां या वो प्रॉब्लम्स कम हो पाए। तो ये गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन है, नॉट ओनली डिजिटलाइजिंग, ऑल्सो दीज काइंड ऑफ सिस्टम आर फोकस्ड कि हम लोग किस तरीके से उस डेटा को यूज करें। डेटा साइंस जो पावर है वो डेटा साइंस है और बहुत ही आराम से इस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुना? हेल्थ इज वेल्थ हमने सुना। तो लास्ट अगर मैं दोनों से एक एक लाइन में अगर मैं पूछूं कि यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या? डिजिटाइजिंग एवरी फार्म लैंड, ये सरकार के विजन से हमारा विजन बहुत ज्यादा बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं कोहेरेंट है और हमारी भी अल्टीमेटली एफर्ट यही है कि हर खेत जब तक डिजिटाइज नहीं है, हर फार्मर जब तक इनेबल्ड नहीं है टेक्नोलॉजी पे वेल वर्स्ड नहीं है, तब तक हम एक इक्वलाइजेशन ऑफ द ग्रोथ एक विजन ही रहेगा, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। व्हाट इज नेक्स्ट आपके लिए? क्या है? समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि हर पेशेंट के हाथ में एक टूल हो जिसके थ्रू वो चाहे सिटी में हो चाहे वो दूर दराज के एरिया में हो, क्योंकि दूर दराज के एरिया के लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल नहीं पाती। तो एक ही सिस्टम्स के थ्रू, सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू वो सारी फैसिलिटी अवेल कर पाएं और बहुत जल्दी और बहुत तुरंत अवेल कर पाएं। 24/7/365 फैसिलिटी अवेलेबल। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कुणाल। और सभी दर्शकों के लिए मैं आशा करता हूं कि ये जो कॉन्वर्सेशन रही है ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे, हमारे एक्सपर्ट से कुछ सीखे होंगे। और डिजिटल इंडिया हमारे देश का ही सपना है, सपना नहीं है, हमारे हर एक व्यक्ति का, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी का बल्कि हर एक व्यक्ति का। और वो सिर्फ एक सपना नहीं है, उसके लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इस फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसमें सच में एक क्रांति लाना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। वरुण कपूर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।